कि अब देख लिया, वो लड़का तो मुझसे बहुत खफा था कि मैंने उसे सेना में नहीं जाने दिया। अरे यदि वहीं वो चला गया होता तो आज मेरा वो लड़का जिंदा नहीं रहता। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मैं तो खुशी के मारे उछल पड़ा और घर जाकर सबको बताया कि मेरा केस ठीक हो गया है। मैंने बाबा जी को भी जाकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि तू मुझे एक कम्बल लाकर दे दे। मैं बाज़ार गया और वहाँ से हरी नीली धारी वाला कम्बल खरीदा। बाबा जी ने उसे 4 दिन पहना और मुझे अपने साथ कई जगह ले गए और कई भक्तों के घर भी। अभी जाड़ों के दिन थे और लोगों ने कहा कि बाबा जी तो कम्बल में नील कमल की तरह लग रहे हैं। शायद चौथी या 5वीं शाम को बाबा जी ने वो कम्बल उतार दिया और मेरी तरफ फेंका और कहा कि तू इस कम्बल को अपने साथ रखना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोलियां तेरे बगल से निकल जाएंगी और तू बिना कोई चोट लगे वापस आएगा। ये वक्त था कि मैं जमशेदपुर लौट कर जाऊं और नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूं। जब मैंने बाबा जी से ये पूछा कि तो अब मैं जाऊं और इस्तीफ़ा दे दूं, तब इस पर बाबा जी बोले कि नहीं, जब तक कि फ़ौज में कब जाना है उसकी चिट्ठी न आ जाए। मैं तब जमशेदपुर लौट आया। ये सन 1964 की फरवरी की बात है। मेरे बॉस ने कहा कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, पर यदि तुम इस्तीफ़ा देते हो तो मेरी छुट्टी रद्द हो जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तुम्हारी फ़ौज में जाने की सूचना आएगी तब मैं बिना कोई देर किए उसी वक्त आ जाऊंगा और बिना कोई शर्त लगाए काम संभाल लूँगा और तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए एकदम इजाज़त भी दे दूँगा। मैं वहीं डटा रहा और वे अपनी छुट्टी पर चले गए। अब मेरा मन आज़ाद था और अपने नए जीवन की शुरुआत का इंतज़ार कर रहा था। दोस्त लोग आते और आए दिन मुझे विदा के लिए शाम को खाने के लिए बुलाया जाता। एक दिन दोपहर को मैं अपनी ऑफिस में बैठा था, जबकि डाकिया चिट्ठी लाया और उसमें एक लिफाफा भारत सरकार की मुहर वाला था। मैंने शीघ्रता से उसे फाड़ा और देखा तो उसमें अस्वीकृति का पत्र था और उसमें ये भी लिखा था कि आप हर तरीके से योग्य हैं, पर क्योंकि आपकी नाक में छेद है इस कारण आपको नहीं लिया जा सकता। साथ में एक वाक्य और भी लिखा हुआ था कि यदि आप जब भी चाहें तब आप हमेशा मेडिकल बोर्ड को पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकते हैं कि वो आपकी नाक का पुनः परीक्षण करें। इससे मेरी महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा। मैं दिन भर इसी सब को लेकर सोचता रहा। शाम को बाहर गया और रात का भोजन करके वापस घर आया। मैं पीकर आया था, इस वजह से सो गया। तड़के सुबह के वक्त मैंने एक सपना देखा और उसमें क्या देखता हूँ कि बाबा जी बहुत छीड़काए बुढ़े से और सफ़ेद बालों में हैं और मुझसे कह रहे हैं कि देख, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मेरी शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी नींद उचट गई और मुझे सारा सपना खूब जीता जागता अपनी हर बारीकी के साथ याद था। मुझे आश्चर्य है कि आज भी मुझे वैसा ही याद है। उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसकी मैं ज़रा सी भी बात
मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे इस बारे में रत्ती भर भी संदेह नहीं था। इस चतुर खिलाड़ी ने जानबूझकर मेरा सारा खेल बिगाड़ा है और इस तरह आखिर में मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे दिल्ली जाने से क्यों रोका? यदि मेरा ऑपरेशन सेना के डॉक्टर ने किया होता, उसे अवश्य ये पता होता कि नाक की हड्डी कितनी तराशनी है, जो कि फौज की मेडिकल परीक्षा के मापदंड पर खरी उतरे। मैंने उसी वक्त इलाहाबाद में अपने चाचा को चिट्ठी लिखी कि कैसे मेरी नामंजूरी हो गई है और मुझे ऐसा एक सपना भी दिखा है। मैंने उन्हें ये भी लिखा कि यदि बाबा जी वहाँ इलाहाबाद में हों तो उनसे कह देना कि मैं उनकी इस बात पर कतई विश्वास नहीं करता कि वो अब बूढ़े हो गए हैं और उनकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। यदि वे यह नहीं चाहते थे कि मैं सेना में जाऊं तो उन्होंने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया? उन्होंने सपने में आकर मुझसे क्या कहा उस पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। दरअसल में बाबा जी तो वहीं इलाहाबाद में ही थे और जब मेरे चाचा ने मेरा पत्र उनके सामने पढ़ा तो वे बस हंस भर दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे चाचा जी से वो पत्र लोगों के सामने बार बार फड़वाया और वे स्वयं हर बार हंसते भी रहे। इस सारी बात का कारण तो बाद में साफ हुआ जब सन 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ गया और राजस्थान गुजरात के सेक्टर में घमासान लड़ाई हुई। वे दादा के घर आए और बोले कि अब देख लिया, वो लड़का तो मुझसे बहुत खफा था कि मैंने उसे सेना में नहीं जाने दिया। अरे यदि वहीं वो चला गया होता तो आज मेरा वो लड़का जिंदा नहीं रहता। कथा लंबी है, आगे की कथा तीसरे भाग में सुनाई जाएगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। अंग्रेजी में महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।